दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज अपन प्रतियोगिता दर्पण का पार्ट 3 देख रहे हैं। इसमें क्या क्या कवर करेंगे हम? इसमें पुरस्कार, सम्मेलन और निधन समिति, पुस्तकें, योजनाएं, ये सब कवर होने वाला है। और प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन से ही कवर करेंगे ताकि आपको उसका प्रमाण मिल जाए, ठीक है, ताकि आपके क्वेश्चन यहाँ से गलत ना हो। तो इसके पहले 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगामी जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे वो प्रीलिम्स दें, मेंस दें, वनडे एग्ज़ाम दें, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जाकर के ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आज जो सबसे पहले कवर होने वाला है वो नीतिगत आर्थिक पहले हैं, जिसमें कि सबसे पहले अटल इनोवेशन मिशन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इस मिशन में क्या है, क्या उद्देश्य है, इसके सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। कौन से किसने लॉन्च किया है, तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको जो जानकारी निकल के आती है कि नीति आयोग संबंधी देश है, ठीक है। इसने शुरुआत की कब की? 2016 में की, ठीक है। क्या है इसका कि 2023 तक इसको कुछ करने का बोला है, ठीक है। क्या करने का बोला है, आगे बढ़ेंगे। अटल इनोवेशन मिशन है तो उससे समझ में आ रहा होगा, इनोवेशन नवाचार से संबंधित है, ठीक है। नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की थी। और कुछ इसके जो उद्देश्य है, जो खासकर आपको विशेषता में भी लिख सकते हैं आप, वो क्या है? वो ये है कि 10,000 अटल टिकरिंग लैब की स्थापना करना, 101 अटल इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करना, 50 अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर की स्थापना करना और अटल न्यू इंडिया चैलेंज के माध्यम से 200 स्टार्टअप को सहायता प्रदान करना। तो ये अटल इनोवेशन मिशन की विशेषताएं हो गई, उसका उद्देश्य हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद कि वैश्विक निर्देशांकों में भारत की स्थिति क्या है। सतत विकास सूचकांक है, तो कौन लॉन्च करता है इसको? UNSDSN, ठीक है। तो सतत विकास समाधान नेटवर्क और बर्टल्समैन स्टिफ्टन एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। वर्ष 2022 की है। तो इसमें जो सतत विकास से संबंधित है 17 वैश्विक लक्ष्य है, उसको वैश्विक लक्ष्य इसके मानक है। फिनलैंड पहले पे रह गया है, ठीक है। शीर्ष पर कौन है? फिनलैंड है, ये पता होना चाहिए आपको पहला, ठीक है। दूसरा क्या है कि सबसे अंतिम लास्ट में कौन है? वो है दक्षिण सूडान, ठीक है। और भारत की स्थिति देख लो, यहाँ पर भारत की स्थिति देख लेते हैं अपन। 121वां स्थान है भारत का। पड़ोसी देशों की स्थिति अगर आप देखना चाहते हैं, खासकर आंसर राइटिंग में वो जरूरत पड़ती है, ठीक है। MPPSC मेंस हो या फिर कोई भी स्टेट PSC हो, UPSC हो, वहाँ पर जरूरत पड़ती है, तो आपको कंपैरिजन करके बताना पड़ता है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं आसानी से। लोकतंत्र सूचकांक किसने लॉन्च किया भाई? ब्रिटेन की संस्था है। कौन है? द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इसने लॉन्च किया, ठीक है। 2021 का है, ठीक है। इसमें 167 देश शामिल थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि भाई शीर्ष देश बता दीजिए कौन है। शीर्ष देश इसका जो है नॉर्वे था। लोकतंत्र में नॉर्वे फर्स्ट पे। भारत की क्या स्थिति है इसकी? 46 नंबर के स्थान पर है। 2020 में ये 53वें स्थान पे था, ठीक है। तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, 46वें नंबर पे आ गए हम, ठीक। 7 पायदान का स्थान का सुधार हुआ है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में बात हो रही है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2022, तो कौन लॉन्च करता है भाई? अमेरिकी थिंक टैंक है, क्या नाम है उसका? हेरिटेज फाउंडेशन लॉन्च करता है, ठीक है। आगे बढ़िए। इसमें यह है कि आर्थिक स्वतंत्रता का तुलनात्मक अध्ययन करती है ये, ठीक है। और उसके इसके जो अध्ययन मतलब स्तंभ है वो 12 मापक और 4 स्तंभ है। 4 स्तंभ कौन कौन से, ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कानून पहला, दूसरा सीमित सरकार, तीसरा नियामक दक्षता और चौथा खुले बाजार के आधार पर, ठीक है। इससे पहला कौन है? पहला है सिंगापुर, ठीक है। और भारत की क्या स्थिति है ये देख लेते हैं। अंतिम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको देखने की, ठीक है। पड़ोसी देशों से आपको देखना चाहते हैं तो पड़ोसी देशों से देख लीजिएगा। तो भारत की स्थिति क्या? 2022 में 131 पर 131 है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ध्यान दे करके चलेंगे, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद, और इसको किस प्रकार के लोकतंत्र मतलब इसकी श्रेणी क्या है भारत की? भारत को प्राय गैर स्वतंत्र देशों की श्रेणी में रखा गया, ठीक है। ये अगर पूछे तो ठीक है, नहीं पूछेगा तो अच्छी बात है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की कितनी कंपनियां, ये पूछेगा सीधा। 9 कंपनियां हैं और इसके अलावा कुछ नहीं पूछना है, क्योंकि 9 कंपनियों के नाम याद रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, पहला स्थान रख लो कि पहला स्थान है वॉलमार्ट का, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है, ठीक। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें इसका जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बनती है वो ये है कि भ्रष्टाचार से संबंधित ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है 2021 की, ठीक है। तो इसमें जर्मन संस्था है ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कौन से देश की है? जर्मनी की है, ठीक है। 180 देशों को शामिल किया जाता है। और इसमें जो पहला, दूसरा, तीसरा है वो डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड है, ठीक है। भारत का क्या स्थिति है और सबसे लास्ट कौन है? दक्षिण सूडान सबसे लास्ट में है। भारत की स्थिति लगभग 85वें स्थान पर है, ठीक है। भारत 85 नंबर पे, पहले 86 नंबर पे था 2020 में। तो एक पायदान का सुधार हुआ है, ठीक। आगे बढ़िए, क्या है इसमें? तो यहाँ पे फिर आपको अगर तुलना करनी है तो तुलना कर लीजिएगा। चीन में क्या स्थिति है? चीन 80 नंबर पे है। ब्रिक्स देशों की स्थिति ये बताई गई है। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती है, ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए। यदि आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है।
वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है। 2022 में अंकटाड इसको लॉन्च करता है। अंकटाड इन्वेस्टमेंट से संबंधित रिपोर्ट है, ठीक है। 32वीं रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें क्या बोला जा रहा है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI के बारे में बात कर रहे हैं। तो वैश्विक अंतर प्रवाह मतलब FDI का इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में बात करता है ये, ठीक है। तो इसमें वैश्विक तौर पर क्या स्थिति रही है, भारत की स्थिति देखेंगे अपन। तो वैश्विक तौर पर ये बोल रहा है कि जो अंतर प्रवाह है उसमें 2021 में 64% की वृद्धि हुई, ठीक है, जिससे यह कोविड-19 महामारी के पहले के स्तर पर पहुंच गया। तो कोविड पेंडेमिक आया था तो उससे जो स्थिति खराब हो गई थी, मतलब FDI का मतलब ये हुआ कि कुछ लोग इधर निवेश करना चाहते हैं। वैश्विक तौर पर जिसने भी जहाँ पर जिस भी देश में निवेश किया वो अंतर प्रवाह है। मतलब किसी देश में के अंदर आ रहा है निवेश, मतलब अंतर प्रवाह। किसी देश से बाहर की ओर किया जा रहा है तो वो बहिर्प्रवाह, ठीक। तो ये कितना अगर फंड अगर बात की जाए आप संख्या में तो $1583 बिलियन, ठीक, लगभग $1.58 ट्रिलियन के बारे में बात हो रही है। इसमें अपन भारत का देखेंगे, फालतू की बातें छोड़ दीजिए। भारत 2021 में क्या स्थिति है, FDI की अंतर प्रवाह की है, $45 बिलियन आया है हमारे पास, ठीक। और क्या है 2020 में कितना आया था, $64 बिलियन। तो थोड़ा कम रहा है क्योंकि आपको पता है कोविड पेंडेमिक की वजह से इसका नुकसान तो हो गई होगा, 30% कम रहा है, ठीक है। और अंतर प्रवाह में भारत का क्या स्थिति रहा है, 7th रहा है, विश्व में 7th, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन रहा है ये आपको पूछना चाहिए था, तो ये आपने पूछा नहीं, लेकिन हम बता देंगे, फिर भी आपको कोई इशू नहीं। अमेरिका पहले नंबर पर है, ठीक है, और दूसरे पे कौन है, चीन है। अमेरिका पहले पे है, चीन दूसरे पे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें कि विश्व की अरबपतियों की फोर्ब्स की सूची 2022 लॉन्च की गई है, जिसमें कि अमेरिका पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे चीन है और तीसरे नंबर पे भारत है। मतलब अरबपतियों की संख्या में, जैसे मान लीजिए अगर 100 अमेरिकी अरबपति है तो 70 चीन के और बाकी के जो थोड़े बहुत बचे वो 3rd नंबर पे भारत के हो जाएंगे। तो संख्या की आवश्यकता नहीं है याद रखने की, बस ये याद रखो कि तीसरे नंबर पे कौन है संख्या में, ठीक है। और व्यक्ति के बारे में पूछा जाए तो स्पेस एक्स के जो फाउंडर है या फिर जो भी बोल दीजिए, मालिक बोल दीजिए, एलन मस्क के, जो साउथ अफ्रीका मूल निवासी स्थान इनका क्या है, साउथ अफ्रीका के है, ठीक है। तो एलन मस्क के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि बंदा हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो इसके बारे में कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। भारत की सर्वाधिक धनी 100 महिलाएं कौन सी है, तो सबसे पहली हो जाएगी एशियल की रोशनी नडार जी है, ठीक है। शिव नडार की पुत्री है ये रोशनी नडार। फिर इसमें एक नायका, आपको पता है, लड़कियों को पता होगा, नायका एक ब्रांड है जो कि गर्ल्स के कॉस्मेटिक्स का सामान बनाता है। इसकी संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है, फागुनी नायर, ठीक। बायोकॉन की फिर 3rd नंबर पे किरण मजूमदार शाह है। तो ये सब सॉफ्टवेयर वाले जो लड़के लड़कियां हैं वो सब जानते होंगे किरण मजूमदार शाह का। आर्थिक कार्यक्रम और योजनाएं से संबंधित एक नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक। तो इसमें योजना जो है वो अवसर, इस योजना के बारे में अगर जानना नहीं होगा तो यहाँ पे मिल जाएगी आपको जानकारी। तो सबसे पहले बात ये हो गई कि यहाँ पे 22 अप्रैल 2022 में शुरुआत की गई, ठीक। किसने की, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण मतलब AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब क्या किया इसने, महिलाओं, कारीगरों एवं शिल्पकारों की कला को प्रोत्साहन देने और उन्हें उचित अवसर प्रदान करने के परिप्रेक्ष्य में ये अवसर योजना शुरू की गई है, ठीक है। अब अवसर का फुल फॉर्म पता होना चाहिए हमें, तो अवसर का फुल फॉर्म भी जान लो, एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिशियन ऑफ द रीजन, ठीक। उद्देश्य अभी जो पढ़ा है वही उद्देश्य है, ठीक है। यहाँ पर आप रिपीट कर सकते हैं, रिपीट करके उसका समय खराब नहीं करेंगे अपन। और इनका क्या उद्देश्य है, इनका लक्ष्य ये है कि 100 से 200 वर्ग फीट तक का क्षेत्र निर्धारित किया गया एयरपोर्ट के आसपास, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन अभी पढ़ लिया थोड़ी देर पहले, तो इसको अपन रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। योजनाओं के सेक्शन में फिर से कवर किया गया था उसको है। आने वाली वो 100% आएगी। वो कौन सी योजना है, वो योजना ये है, कौन सी, प्रधानमंत्री जनधन योजना को 8 वर्ष हो गए, इस वजह से पूछा जाना है। तो इसका डेट पूछा जा सकता है कि 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुई थी। क्या वित्तीय समावेशन के लिए ये शुरुआत की थी। वित्तीय समावेशन क्या होता है सर, आप ये भी बता दीजिए, बता देंगे, थोड़ा सा सबर कर लीजिए। तो मूल उद्देश्य इसका पहले जान लो कि मूल उद्देश्य क्या है। मूल उद्देश्य क्या था इसका, वित्तीय समावेशन था। अब वित्तीय समावेशन का आशय क्या है, तो कमजोर समूह जो होते हैं, कमजोर समूह जैसे कि निम्न आय वर्ग का, गरीब वर्ग का, जिनका सबसे बुनियादी बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच नहीं है, उन्हें समय पर किफ़ायती दर पर उचित वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करवाना ही वित्तीय समावेशन कहलाता है। साधारण शब्दों में कहने का मतलब ये है, जैसे कि मैं यदि गांव में रहता हूं, अगर मैं अक्षम हूं मतलब मेरे पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, मैं किसी से पढ़ नहीं ले पा रहा हूं, मतलब मैं ऋण नहीं ले पा रहा हूं, कर्ज नहीं ले पा रहा हूं, तो मैं जाऊँगा साहूकार के पास, वो मुझे लेगा अच्छा खासा ब्याज देगा, 10% के ऊपर दे देगा, तो फिर मैं लूट जाऊँगा। तो इसलिए क्या होगा कि बैंक खाता होगा, तो बैंक खाता होगा तो वहाँ पे कुछ सरकार ने, आपको पता है, 1000 रुपये डाले थे, ठीक है। तो फंड भी पड़ा रहेगा, तो इसका कुछ ब्याज भी मिलता रहेगा, और जब अकाउंट में हो जाएगा तो फिर आप इसमें ऋण भी ले सकते हैं, बैंक के थ्रू ऋण ले सकते हैं। तो वित्तीय समावेशन का मतलब यही है कि जो वंचित वर्ग है, गरीब वर्ग है, वहाँ तक बैंक की पहुँच, बैंक कैसे उस तक पहुँचे, ये हो जाएगा।
तो अब तक कितने खाते खुले? 46 करोड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। और सब मेंस का लेवल का है इसमें, फिर अपन ज़्यादा देखेंगे नहीं क्योंकि आपको प्रीलिम्स के हिसाब से भी देखनी चीज़ें। ठीक, इसके स्टैंड अप इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं कि 2025 तक विस्तार कर दिया गया। तो स्टैंड अप इंडिया किस लिए शुरुआत की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता तो जानकारी यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, वो क्या है ये देख लेते हैं कि भाई देश में महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों 3 लोगों के लिए शुरुआत की गई थी। में से ऐसे हजारों उद्यमी उभर कर सामने आए जिनमें से अधिकांश लोगों को कारोबार उद्योग खड़ा करने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की थी, और इसके तहत इसमें पूंजी दी जाती है। तो किसको? महिलाओं को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को। किस लिए? उद्यम अगर खड़ा करना है इनको, इनके पास पैसा नहीं है तो इनको पैसा प्रोवाइड कराया जाता था। इसके बारे में बात हो रही है, और 2025 तक इसको बढ़ा दी गई योजना को। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बात करते हैं, शहरी। ये दिसंबर 2024 तक इसको विस्तारित कर दिया गया है। क्यों ये विस्तारित कर दिया गया? विस्तारित इसलिए किया जाता है, जैसे मान लीजिए 2022-23 चल रहा है। अब इनका लक्ष्य था, जैसे अनुमानित अपन मान के चल रहा है कि 70 लाख मुझे घर बना के देने हैं, लेकिन क्या हुआ कि भाई मैंने 60 लाख बना पाया। तो अब ये 10 लाख का तो मैंने बोला था ना कि भाई मैं 70 लाख बना के दूंगा। तो फिर क्या करेंगे हम ये करेंगे कि 2023 को मैं बोल देता हूँ कि सर मैं 2025 तक कवर करवा दूंगा, आपके 10 लाख और बना के दे दूंगा। तो यही होता है विस्तार का मतलब। ठीक है, तो ये चीज़ की गई है कि भाई 2015 में शुरू की गई थी, 2024 में इसको दिसंबर तक के लिए कर दिया गया है। ठीक, और इसमें कितने घर बना दिए गए थे ये देख लो कि भाई यहाँ पर कुल स्वीकृत कितने थे? 122 लाख मकान स्वीकृत थे। मतलब ये बोल रहे थे कि 122 लाख, मतलब 1,22,00,000 घर हम बना के देंगे, लेकिन अभी कितने बने थे? 62 लाख ही बन पाए थे। ठीक है, बाकी कितने बच गए? 40 लाख के आसपास बच गए। तो 40 लाख अब कैसे बनेंगे? हवा में तो बनेंगे नहीं, तो विस्तारित कर दिए गए। ये भी बात होती है। एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना लॉन्च की गई। तो इसका मतलब क्या है? सभी प्रकार के उर्वरक, यूरिया, डीएपी और एनपीके एकल ब्रांड नामक, किस नाम से बिकेंगे सब? पहली बात तो भारत नाम के ब्रांड से ही बिकेंगे, अब अलग अलग नाम से नहीं बिकेंगे। ठीक है, तो ये ब्रांडों को, उर्वरक जो ब्रांड है उनको मानकीकृत करेगा। ठीक है, और इसका मूल उद्देश्य क्या है? उर्वरकों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करेगा, उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा, और लोगों में भ्रम दूर करेगा। क्योंकि अलग अलग ब्रांड की चीज़ें आती है तो लोग कन्फ्यूज़ नहीं होते हैं कि इसमें डीएपी इतना है, इसमें ये है, एनपीके ज़्यादा है, तो लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। फिर अलग अलग ब्रांड क्या फिर होता है, हर एक कंपनी इसमें कूदेगी तो फिर उत्पाद महंगा होता रहता है। तो एक ही ब्रांड के नाम से तो सभी जो इंग्रेडिएंट है इनको बराबर मात्रा में डालना पड़ेगा, क्योंकि भारत जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। तो उर्वरकों की लागत सही होगी, भ्रम दूर हो जाएगा, उपलब्धता बढ़ेगी। ये इसका इसमें विशेषता में लिख सकते हैं। नेथन्ना बीमा योजना के बारे में अपने को सिर्फ इतने देखना है कि किस राज्य से संबंधित है, और कुछ भी मत देखो। हथकरघा दिवस के ऊपर इसको लॉन्च किया था 7 अगस्त 2022 के बारे में, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तेलंगाना। इसका देखिए विविध और सामयिक आर्थिक टिप्पणी के बारे में बात करेंगे। देश की पहली वाटर टैक्स की शुरुआत की। जैसी देश और मध्य प्रदेश की पहली होती है, एशिया की पहली होती है, विश्व की पहली होती है, तो उसको लिखना ही लिखना है किसी भी तरीके से। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ शुरुआत की गई? ये मुंबई से नवी मुंबई के बीच में शुरुआत की गई है। डेट देखने की जरूरत नहीं है, देख लो। वैसे 17 फरवरी 2022 के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट है कि चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा था वो शहीद आजम भगत सिंह जी के नाम पर कर दिया गया। बहुत लेट हो गया, बहुत पहले से करना था, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, दे रहा दुरुस्त है। इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन संयंत्र बना है। इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र बना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपीपीएससी मुझे लगता है ऑलरेडी पूछ चुका है, तो अब पूछेगा नहीं, लेकिन और कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो मोदी जी ने इसका मतलब उद्घाटन किया था 19 फरवरी को। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि विश्व की सर्वाधिक नियोक्ताओं की सूची लॉन्च की गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नियोक्ता मतलब कि सबसे ज़्यादा रोजगार कौन देता है ये बोल रहा है। तो ये आंकड़ा किसने दिया? ये आंकड़ा दिया जर्मनी की एक कंपनी है, कौन है? स्टेटिस्टा ने लॉन्च किया है। और इसमें ये क्या बोल रहा है कि ये आपकी जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व के 8 सबसे ज़्यादा नियोक्ता कौन देता है, मतलब कौन? तो ये रक्षा मंत्रालय, भारत का रक्षा मंत्रालय जो भारत का है वो सर्वाधिक रोजगार देता है। कितने? 2.92 मिलियन, लगभग 20 लाख लोगों को, 29 लाख लोगों को रोजगार देता है। बाकी फिर ये सब दुनिया भर के आ जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं अपने को। फिर ये है कि हाल ही में किस पड़ोसी देश में 70% मुद्रास्फीति चली गई? तो आप लोग किस में कन्फ्यूज़ करोगे बताए? श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों में कन्फ्यूज़ करके होगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान भी बदहाल है, श्रीलंका भी बदहाल है। तो यही क्वेश्चन आपको बर्बाद कर देंगे, एक क्वेश्चन के चक्कर में बाहर हो जाओगे। इसलिए कह रहे हैं कि अच्छे से देखो वीडियो को। 70% मुद्रास्फीति श्रीलंका में हुई थी, ना कि पाकिस्तान में। ठीक है, कन्फ्यूजन तो नहीं होगा ना आप लोग को? चलिए, नहीं होगा तो फिर कम से कम वीडियो को लाइक करो अभी, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो और उसको शेयर कर दो अपने दोस्तों का, जल्दी करो जरा। ठीक, अभी यहाँ नवीनतम सामान्य ज्ञान देख लेते हैं। उसके बाद अपना स्पोर्ट्स वाला सेक्शन बाद में देखेंगे। एक और वीडियो आएगा स्पोर्ट्स का सेक्शन, उसमें कवर कर लेंगे। तो ये प्रतियोगिता दर्पण जो वार्षिक अंक है लगभग पूरा खत्म हो जाएगा। उसमें इकोनॉमिक चीज़ बचेगी, तो इकोनॉमिक चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे आ गया, तो वो साल भर की जो चीज़ें थी वो इकोनॉमिक सर्वे में कवर हो जाएगी। अब इकोनॉमिक सर्वे का क्या आप लाएंगे उसकी देखिए, उसके ऊपर काम चल रहा है वैसे अभी। अगर समय मिला तो ला देंगे, अगर नहीं ला पाए तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने ला देंगे, ताकि कुछ तो आपको दे दें हम। कोई पैसा वैसा तो नहीं लेंगे उसका। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म बोल रहा है कि AIECTA क्या है? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ है
अभी पढ़ा दिया था, कल ही परसों की डेट में पढ़ाया, तो उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, AICTA और ऑस्ट्रेलिया इंडिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं कि एक और फुल फॉर्म क्या है, CBDC, ये भी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हो जाएगा। फिर उसका जो इंपॉर्टेंट पूछा सकता है वही चीज़ पढ़ रहे हैं अपन, IPFEF का फुल फॉर्म क्या है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़िए, लीड का फुल फॉर्म पूछ सकता है, लीड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री एंड ट्रांजिशन, ठीक है। लाइफ का क्या है, लाइफ मिशन शुरुआत की थी नरेंद्र मोदी जी ने, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। MPC तो पता ही है, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। QSD, क्वाड और QSD में कंफ्यूज नहीं होना है, तो क्वाड को ही QSD बोलें, लेकिन QSD थोड़ा सा उसका बड़ा वर्जन हो जाएगा, कैसे, क्योंकि फुल फॉर्म से हो जाएगा। तो क्यों क्वाड जो होता है ना सिर्फ क्वाड्रिलेटरल के लिए है क्वाड, लेकिन S और D जब जुड़ेगा उसमें तो सिक्योरिटी अलग हो जाएगा। कंफ्यूज करके डिलीट गलत मत करके आना, क्योंकि MPPC जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाए, ठीक। और फिर उसके बाद पढ़ता है कि युवा का फुल फॉर्म बताइए, युवा का हो जाएगा यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, ठीक है। युवा कार्यक्रम चालू किया था, अभी पढ़ाया है उन्होंने कल परसों ही डेट में। फिर सम्मान और पुरस्कार देख लेते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार लेटेस्ट जो मिला 57वां देख लो, दामोदर मौजा को मिला, कौन सी भाषा का है, कोंकणी से संबंधित है, ठीक है। फिर उसके बाद व्यास सम्मान देख लेते हैं, व्यास सम्मान 2021 का मिला किसको, असगर वसाहत जी को मिला है, वजाहत महाबली इनका नाटक है उसके लिए मिला, ठीक है। और यहाँ पे देखो जनवरी 2023 की है PD, है ना, तो ये आपको लेटेस्ट डाटा ही बताया जा रहा है, कुछ चीज़ें बदल गई होगी तो वो आपको अभी जो आ गया होगा 1-2 महीने का करंट अफेयर वहाँ से आप कवर कर सकते हैं, या फिर हम वहाँ पर ग्रुप में डालते रहते हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ग्रुप को तो ज्वाइन कर लो, ठीक है। बिहारी पुरस्कार के बारे में बात हो रही है, 2021 का 32वां मिला डॉक्टर माधव हाड़ा, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है, ठीक है, बहुत लोग पूछ चुके, बहुत एग्जाम में आ चुका है, तो ये पूछा जा सकता है, ठीक। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 का पूछा है, तो कौन को मिला, आरिफा जोहरी को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 का आशा पारेख जी को मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 21-22 का भी मिला नहीं किसी को, इसलिए 20 का अपन दिख रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार का लता मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी को, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार का लता मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला, ये मिला है अपना 3 लोग को मिला एक साथ, ठीक है। तो तीनों लोग का नाम याद रखना पड़ेगा, वो 3 कौन है, तो एकदम लेटेस्ट वाला याद रख लो पहले, फिर उसका देख लो। कुमार सानू जी को मिला 2021 का, 2020 को मिला आनंद मिलिंद को, और 19 का मिला शीलन सिंह को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और कौन सा, GD बिरला पुरस्कार, विज्ञान पुरस्कार अगर पूछ ले तो वैसे संभावना होती है कि ऐसे प्रश्न कभी नहीं पूछा आज तक, प्रोफेसर नारायण को। BBC का वर्ष का 2021 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन चुनी गई, मीराबाई चानू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना किसी भी तरीके से। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र मोदी जी को मिला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ देख रहे हो, फालतू चीज़ें देख करके समय बर्बाद नहीं करेंगे और दिमाग भी ख़राब नहीं करेंगे, ठीक है। कितना पढ़ेगा इंसान, उसकी भी एक क्षमता होती है सीमित। सरस्वती सम्मान किसको मिला भाई, 2021 का 31वां है, वो है मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए मिला किसको, रामदास मिश्र जी को मिला हिंदी भाषा के लिए। कर्नाटक रत्न किसको मिला, ये इसलिए मिला है, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि राजकुमार जी है, पुनीत राजकुमार, इनका हाल ही में निधन हो गया था हार्ट अटैक से, इसलिए अपने को इसको देख रहे हैं क्योंकि व्यक्ति फेमस था, निधन में भी आ जाएगा और पुरस्कार भी मिला है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय शांति निरस्तीकरण विकास पुरस्कार 2021 का किसको मिला है, ये हो जाएगा प्रथम क्या है भाई, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली स्वयंसेवी संस्था है, तो प्रथम स्वयंसेवी संस्था। अभी आज ही 3 मार्कर में क्वेश्चन पूछा था, कुछ NGO के नाम बताने थे, तो यहाँ पे आप स्वयंसेवी संस्था प्रथम लिख देते, और उसका अगर आप लिख देते कि इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण विकास पुरस्कार मिला तो 3 में से 3 मिलता, और इम्प्रेस भी हो जाता है सामने वाला। तो इम्प्रेस होने से क्या होता है, वो आपको अच्छा कैंडिडेट समझ के अच्छे नंबर देता है आपको, यही बात होती है, और कुछ नहीं, आपने को इम्प्रेस करना है उसको। गणित के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार मिला तो किसको मिला, डेनिस पार्नेल को मिला है, ठीक है। अमेरिका के है ये, ठीक है, डेनिस पार्नेल। आगे बढ़ते हैं, बुकर पुरस्कार किसको मिला, सेहान करुणा तिलाका, जो कि श्रीलंका के हैं, और इनका जो कृति वो क्या है, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। बुकर पुरस्कार किसको मिला, बुकर और अंतर्राष्ट्रीय बुकर में अंतर है, जमीन और आसमान का। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर किसको मिला है, ये मिला गीतांजलि श्री को मिला है, इसका कौन सा कृति, टॉम ऑफ सेंट। हिंदी उपन्यास क्या था इनका, रेत समाधि, ये है, इसका अनुवाद किया था टॉम ऑफ सेंट के नाम से, किसने, डेजी रॉकवेल ने इसका इंग्लिश में किया है, इस वजह से इसको मिला है, ठीक है। प्रिट्जर पुरस्कार किसको मिला 2022 का, फ्रांसिस कैरे को मिला है, ठीक है, और ये कहाँ का है, बुर्किना फासो। विश्व खाद्य पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ लेगा, बिल्कुल पूछेगा, सिंथिया रोजनबर्ग को मिला है, ठीक है, विश्व खाद्य पुरस्कार। टेम्पल्टन पुरस्कार किसको मिला है, पूछ सकता है, नाम अच्छा है और फेमस भी है ये पुरस्कार, इसलिए फ्रैंक विल्जेक को मिला है टेम्पल्टन पुरस्कार, बार बार रिपीट किया जाता है ताकि आपके दिमाग में पहले बार में चिपक जाए। सहस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसको मिला, यूकिंग तांग को सहस्त्र रामानुजन अवार्ड मिला, ठीक है, याद हो जाएगा ना, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है सहस्त्र रामानुजन को, जो लोग नहीं पहचानते तो
उनको कुछ नहीं बोल सकते। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ये एक मूवी है और इस मूवी को मुझे लगता है हर एक स्टूडेंट को, एस्पिरेंट को देखना चाहिए जो व्यक्ति तैयारी कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मैथ्स दिवस बनाते हैं ना 22 दिसंबर को, वो ठीक है, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये जो पिक्चर है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ये पिक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं खुद आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, समय मिलेगा तो जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में देखो, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है, ज़बरदस्त, मज़ा आ जाएगा आपको। राइट लाइवलीहुड अवार्ड किसको मिला है भाई? ये मिला है, बहुत सारे लोग को मिला है, तो ये देखने की आवश्यकता नहीं। इसमें जो गुइलेमो कार्नो प्रेस फ्रीडम पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए बेलारूस के पत्रकारों को मिला है, ये देख लो। सखारोव पुरस्कार किसको मिला? सखारोव पुरस्कार यूक्रेन के लोगों को मिला है, ठीक है। तो ये इतना याद रखो कि यूक्रेन के लोगों को सखारोव पुरस्कार दिया है। विटले अवार्ड किसको मिला? विटले गोल्ड अवार्ड, ये मिला है चारुदत्त मिश्रा जी को बोले मिला है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको बोलता है गिरीन ऑस्कर पुरस्कार। गिरीन ऑस्कर पुरस्कार बोला जाता है विटले अवार्ड को, चारुदत्त मिश्रा को मिला है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसको मिला? प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूटसेट को मिला है स्टॉकहोम वाटर प्राइज, ठीक है। इकोनॉमिक टाइम्स के ये सब फालतू अवार्ड है, कोई मतलब के नहीं है, हमारे एग्जाम में आज तक नहीं पूछे तो अब क्या पूछेगा। जो चीज़ कभी नहीं पूछी है वो वैसे भी नहीं पूछेगा, तो उसके चक्कर में कभी मत फंसना जीवन में, ठीक है। हॉकी की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु अंतर्राष्ट्रीय महासंघ मतलब FIH ने कुछ अवार्ड दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो FIH ने दिया है ये अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, हल्के में नहीं लेना, फिर एग्जाम में आ जाएगा, फिर आप गलत करके आओगे तो फिर मुझे खुद को अच्छी नहीं लगेगा आपको डांटते हुए। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? हरमनप्रीत सिंह है, भारत का है, ठीक है, दूसरी बार मिला है इनको, हरमनप्रीत सिंह को। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर दोनों इंडियन है, मेल में PR श्रीजेश और फीमेल में सविता पुनिया जी को मिला है, ठीक है, लगातार दूसरी बार मिला दोनों को, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ, बार बार याद रखो, सुनो। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर PR श्रीजेश मेल में, फीमेल में सविता पुनिया जी को, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी में जरूरत नहीं पड़ने की, सर्वश्रेष्ठ कोच देख लो, ग्राहम रीड है, ऑस्ट्रेलिया का था ये ग्राहम रीड, ठीक है, भारतीय टीम का कोच था, लगातार दूसरी बार इसको सर्वश्रेष्ठ कोच का अवार्ड मिला है, ठीक है। अब वो क्यों मिला है इसका कारण बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते। भारत को ब्रॉन्ज मेडल जिताया ना, तो ये इसी वजह से मिला, ठीक है, समझ गए। FIH इंटरनेशनल संस्था है, वो उसने दिया है तो बिल्कुल देगी भाई। ऐसा टैलेंट जो होता है उसका रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उसके टैलेंट का, उसको प्रोत्साहन करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे तो उसे बहुत अच्छा लगता है, फिर वो भविष्य में कुछ और भी अच्छा करना चाहता है। लेकिन यदि टैलेंट को अगर आप सराहेंगे नहीं तो वो थोड़ा सा कुंठित हो जाता है, ये बातें बहुत सारी होती है, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए लोगों को। जलो मत, बराबरी करो, और जो व्यक्ति अच्छा है उसको अच्छा बोलो। विश्व सुंदरी कौन बनी है? तो मुझे लगता नहीं है कि 2021 का पूछेगा, कैरोलिना बिलावस्का है, फिर भी एक बार सुन लो। मिसेस वर्ल्ड 2022 की कौन बनी? सेलिन फोर्ड बनी। मिस यूनिवर्स कौन बनी? हरनाथ संधू बनी, ठीक है, 21 का चल रहा है ये सब। मिस टीन डिवा नहीं पूछेगा, ठीक है, ये पुराना है तो फिर को मतलब ही नहीं इसको सुनने से भी, फिर फालतू कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, फिर आप बोलेंगे सर आपने क्यों पढ़ाया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ICC के पुरस्कार है, इसमें इंडियन कोई भी नहीं है इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी एक बार सुन लो, क्योंकि अगर पूछ ले तो फिर आप लोग को नाम दे देगा विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, तो फिर आप फंस जाओगे कि बोले हाँ यही हो सकता है, इंडिया का है इसमें, तो इंडिया का क्यों नहीं होगा। हाँ, ये लगा देती हूँ, ठीक। तो ICC के वर्ष 2020-21 के पुरस्कार 17वां है। सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर कौन है भाई? गेरी सोबर्स अवार्ड बोलते हैं जो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर होता है, वो कौन है? शाहीन अफरीदी, बॉलर है पाकिस्तान का। वनडे खिलाड़ी कौन है? बाबर आजम है। सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर कौन है? टेस्ट क्रिकेटर कौन है? जो रूट है, जो इंग्लैंड का है। उभरता हुआ खिलाड़ी कौन है? जॉन मलान है, डेविड मलान, जॉन मन मलान है, डेविड मलान नहीं है शायद ये, जॉन मन मलान, ठीक है। आगे और क्या है इसमें? T20 क्रिकेटर कौन है भाई? रिजवान अहमद है, मोहम्मद रिजवान है, ठीक है, और बस हो गया। महिला क्रिकेटरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2020-21 के कुछ अवार्ड मिले हैं, और ये अपना चैनल है, ठीक है, और टेलीग्राम का ये लिंक डाला हुआ है, तो ये अवार्ड देख लो महिलाओं के जो दिए गए हैं मुझे। हाँ, इसमें एक दो जो अपनी इंडियन गर्ल्स हैं इनको अवार्ड मिले, तो इनको देखना चाहिए। तो वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर कौन है? स्मृति मंदाना है, ठीक है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला ODI छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, और ग्रैमी अवार्ड देख लो, ग्रैमी 2022 का है, तो ये पूछेगा नहीं क्योंकि 2023 का मिल गया है ना, तब भी 22 का सुनना है, जो सुनने के इच्छुक है वो सुन लो। क्या सुन लो कि यहाँ पे एल्बम ऑफ द ईयर कौन है? VR, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर लीव द डोर ओपन, बस इतनी काफ़ी है, ठीक है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2021 का 2022 का भी मिल गया, तो ये ओल्ड है, इसलिए यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी आपको अगर देखने की आवश्यकता नहीं है, वही तो बता रहा हूँ, ठीक। आगे बढ़ते, फिल्म फेयर अवार्ड देख लो, फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं, तो इसकी ट्रिक भी बता दूंगा कि ऐसे याद हो जाएगा। 2022 का है तो 3 चीज़ पूछेगा कि एक्टर कौन है, एक्ट्रेस कौन है, फिल्म कौन सी है। तो फेयर, फेयर मतलब क्या हुआ, अपन उसको पढ़ सकते हैं, फेयर यानी मेला लगा हुआ है, ठीक है। तो मेला लगा हुआ, तो काय का मेला लगा हुआ, ये आपके उसको थोड़ा सोचना पड़ेगा।
तो ये मेला लगा हुआ है यहाँ पे। जो रणवीर था, रणवीर ने इस मेले में शेर की कृति बनाई थी, ठीक है। फिल्म फेयर के मेले में रणवीर सिंह ने शेर की कृति बनाई थी। तो कृति से कृति सेनन एक्ट्रेस हो जाएगी, रणवीर से रणवीर सिंह हो जाएगा अपना एक्टर, और शेर से हो जाएगा शेरशाह फिल्म फेयर, ठीक है। इसी प्रकार से पढ़ना पड़ता है, तभी याद रहता है, अन्यथा वो कंफ्यूज करते हैं। फिल्म फेयर नेशनल अवार्ड दे देंगे ना, तो फिर आप कंफ्यूज करके आओगे, वो डिलीट कर दोगे। लाइफ टाइम अचीवमेंट सुभाष घई जी को मिला है, ये बस याद रखो, और कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं। आगे क्या है इसमें, राष्ट्रीय फिल्म फेयर, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो यही बोल रहा हूँ मैं कि ये इसमें फिर आप गलती करके आते हो। तो फेयर का याद रख लेंगे तो फिर इसका फिल्म का याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो 3 तो आपने ऑलरेडी तैयार कर लिए, तो फिर बचा क्या। तो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड मिला है सुर्राय पट्टू को, और एक्टर कौन है, सूर्या इसी का एक्टर है, और जो लेडी है मतलब एक्ट्रेस है वो भी इसी की है, वो है अपर्णा बाल मुरली, ठीक है। तो ये सुर्राय पट्टू देखी होगी आपने, मुझे लगता है पिक्चर, खासकर नेशनल फिल्म तो देख लिया करो, फालतू की पिक्चर देखने से अच्छा सीखने की चीज़ है। और अकादमी ने ऑस्कर अवार्ड मिले हैं 2022 का, बोल रहा है पुराना है, पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो लेटेस्ट तो वैसे भी डाल चुका हूँ मैं ऑलरेडी ग्रुप में, वो देख लेना। आगे बढ़ते हैं, कुछ इसमें और क्या है, गोल्डन अवार्ड, ये भी पुराना है, ठीक। देखिए यहाँ पे गोल्डन ग्लोब दिया है, बाफ्टा दिया है, सब ओल्ड है, इसलिए यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ मैं, ताकि आपको परेशान ना हो, लेटेस्ट वाला देख लेना। तो और ये कांस भी है जो कि पुराना है, ठीक है। यहाँ पे पत्रकारिता का पुलित्जर अवार्ड मिला है, तो 4 लोग को मिला है, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट है चारों, और राइटर में काम करते हैं। राइटर आपको पता है ब्रिटिश समाचार एजेंसी है, या फिर आप बोल दें कि चैनल है, जो भी बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। तो राइटर में 4 भारतीय पत्रकार है, कौन है, दानिश सिद्दीकी, सना इरशाद, मट्टू और अमित दवे, इन लोग को मिला था। दानिश सिद्दीकी ये व्यक्ति अफ़गानिस्तान में जा कर के, मतलब तालिबान जब शासन चल रहा था तब वहाँ पे ये फिल्म बना रहे थे, फोटोग्राफी कर रहे थे, तो उन्हें गोली मार दी गई थी, ठीक है। तो इसलिए इनको ही मिला। नोबेल अवार्ड देखना है 2022 के आप लोग को, तो देख लो एक बार कि भाई साहित्य को किसको मिला है, एनी एर्नॉक्स को, ठीक है, एनी एर्नॉक्स को। शांति का अवार्ड एलिया बिलिया यात्स्की, जो भी नाम है इसका। चिकित्सा का श्वेत पाम्बो, रसायन का कैसे याद रखेंगे मैं बता देता हूँ, कैरोलिन आर बर्टोजी, मॉर्टन मोल्डेल, और एक और क्या नाम है इसका, के बेरी शार्पलेस। तो इसको याद रखने की एक ट्रिक है कि रसायन केमिस्ट्री शार्प है, बट बर्टोजी से बट हम इसको क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। केमिस्ट्री शार्प है लेकिन बट हम इसको मोल्ड कर सकते हैं, जैसे आपको याद हो जाएगी, ट्रिक है। भौतिकी की ट्रिक, आप भौतिकी से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ऐसा है। भौतिकी की क्लास में आप, भौतिकी क्लास ये जो है, ठीक है, भौतिकी की क्लास में आप जेली से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। भौतिकी की क्लास में जेली से या जूली से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। और अर्थशास्त्र का याद रख लो कि अर्थशास्त्र का बेन एस बर्नांके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच बी। तो अर्थशास्त्र में हो जाएगा कि अर्थशास्त्र केन बेन, बर्नांके से बेन हो जाएगा, और बेन कर रहा है वो क्या कर रहा है, डाई, मरा हुआ डायमंड को बेन कर रहा है। अर्थशास्त्र केन बेन डाई डायमंड, तो इससे ये हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग अपना यहाँ पर ही ख़त्म हो नहीं होता है, अभी कुछ बचा ही हुआ है, तो इसको देखेंगे अपन। सबसे पहले पुस्तक जो आपको पूछी जा सकती है वही देखेंगे, ज़्यादा पुस्तकें नहीं देखेंगे। अम्बेडकर अ लाइफ, ये बुक किसने लिखी है, शशि थरूर जी ने लिखी है, ठीक है। द गर्ल इन रूम 105, ये किसने लिखी है, चेतन भगत ने लिखी है। नेक्स्ट है, इसके बाद जो पूछी जा सकती है वो ये है कि बिल गेट्स ने एक बुक लिखी है, हाउ टू प्रिवेंट ए नेक्स्ट पेंडेमिक, ये बिल गेट्स ने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, ठीक है। तो चंद्रचूड़ घोष ने लिखी है ये बुक। इसका रिस्ट एस्योर्ड बुक ऑलरेडी पूछ चुका है, ठीक है। तो ये किसने लिखी है, रंगनाथ विश्वनाथ और आर कौशिक ने, ठीक है। एन ऑटोबायोग्राफी है, ये क्रिकेटर है, ठीक है, रंगनाथ विश्वनाथ, गुंडप्पा विश्वनाथ के ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। सनराइज ओवर अयोध्या बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सलमान खुर्शीद ने लिखी है, तो बिल्कुल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि द स्ट्रगल फॉर इंडियन सोल, ये बुक लिखी है शशि थरूर ने। इसका नेक्स्ट है कि इनडोमिटेबल, ये बुक लिखी है अरुंधति राय ने। राइटिंग फॉर माई लाइफ, ये बुक लिखी है रश्मि बॉट ने। ये सब इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बता रहा, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। अनफिनिश्ड अ मेमोर, ये प्रियंका चोपड़ा जोनास ने लिखी हुई। प्रियंका चोपड़ा जो एक्ट्रेस है वो इसी की बात हो रही है, ठीक है। निक जोनास की वाइफ है, इसलिए इसका सरनेम जोनास कर लिया, मिक्स हो गया सब कुछ, ठीक है। कमला हैरिस के बारे में बात हो रही है कि फिनोमेनल वुमेन, ये बुक लिखी है चिदानंद राजघट्टा ने। नेक्स्ट है लिविंग माउंटेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमिताभ घोष और अरुंधति भट्टाचार्य, इन लोग की बुक जो आती है, या फिर रस्किन बॉर्डन की बुक याद रखना हमेशा। टॉम ऑफ सेंड ये है अपनी
गीतांजलि श्री की स्टेट ऑफ टेरर ये है, हिलेरी क्लिंटन ने लिखी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सब, ठीक है। स्टार गेजिंग, द प्लेयर्स इन माई लाइफ ये पुस्तक लिखी है रवि शास्त्री ने। तिब्बत, नेहरू और चीन ये बुक लिखी है किसने? अवतार सिंह भसीन ने। लीडरशिप के बारे में बात हो रही है, लीडरशिप 6 स्टडीज इन वर्ल्ड स्ट्रेटजी ये बुक लिखी है हेनरी किसिंजर ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेनरी किसिंजर बहुत फेमस नाम है, ठीक है। द बॉयज फ्रॉम बिलोक्सी अ लीगल थ्रिलर ये बुक लिखी है जॉन ग्रिसम ने, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। द डॉल्फिन एंड द शार्क नमिता थापर, ये नमिता थापर कौन है? आपने द शार्क टैंक देखा है, उसमें नमिता थापर बैठी रहती है, ठीक है, तो ये वही है। नेक्स्ट है कि द लिविंग माउंटेन ये वही है, अमिताभ घोष है यहाँ पर, ठीक है। विशिष्ट नियुक्ति और मनोनयन के बारे में बात हो रही है कि किसकी नियुक्ति हुई है, जो इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे अपन कि HPCL का कौन नया नियुक्त हुआ है अध्यक्ष, वो है पुष्प कुमार जोशी। ONGC का कौन बना है? अलका मित्तल, ठीक है, फीमेल है, इस वजह से याद रखना है। नेक्स्ट है इसके बाद कि रेलवे बोर्ड का चेयरमैन कौन बन गया, ये है विनय कुमार त्रिपाठी, ठीक है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो चुनाव आयुक्त बोला राजीव कुमार हो जाएगा। और WHO के कौन हो जाएगा? टेड्रोस अधानोम, ठीक है, टेड्रोस अधानोम। नेक्स्ट है कि CII मतलब भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? यह हो जाएगा आर दिनेश, ठीक है। और नेक्स्ट है कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, इसका कौन चेयरमैन बना? विवेक देवांगन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 12th नंबर का महारत्न कंपनी बनी है REC, ठीक है, तो याद रखना 12 महारत्न कंपनियां हो गई, ये जानकारी बहुत कम लोग बताएंगे और यहाँ बता दिया। यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय दलों के अध्यक्ष हैं, उनके नाम देख लो। समाजवादी पार्टी का कौन है? अखिलेश यादव। माकपा का हो जाएगा सीताराम येचुरी। राष्ट्रीय जनता दल का लालू प्रसाद यादव, चारा घोटाले वाले व्यक्ति। द्रमुक हो जाएगा MK स्टालिन। कांग्रेस हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है। इसका दिए कुछ अवार्ड है यहाँ पर, मतलब कुछ और बुक थी, तो ये तो बुक आपको पता, द 7 मून्स ऑफ मालिया अल्मेडा, सेहान करुणा तिलाका को श्रीलंका का है, ये इसको मिला, ठीक है। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री देख लो जो कि आपको पता होना चाहिए, अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ तो उसके मंत्री है। उत्तराखंड का पुष्कर सिंह धामी बना। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, गोवा के प्रमोद सावंत, पंजाब का भगवंत मान, त्रिपुरा का मनिक शाह, महाराष्ट्र का एकनाथ शिंदे और बिहार का नीतीश कुमार, जिसमें ये 8वीं बार बने हैं। ये इंपॉर्टेंट जानकारी निकलती है आती है यहाँ से। इसका नेक्स्ट है कि भाई कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ देख लो, ये रिवाइज हो रहा है अपना यहाँ पर। जर्मनी के कौन है राष्ट्रपति? फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर। पाकिस्तान का शहबाज शरीफ। ऑस्ट्रेलिया का एंथनी अल्बानीज। स्वीडन के हो जाएंगे उल्फ क्रिस्टन। इटली के जॉर्जिया मेलोनी। ब्रिटेन का ऋषि सुनक। ब्राज़ील का लूला डी सिल्वा, लूला याद रख लो, लूला ब्राज़ील का, ठीक है। नेक्स्ट है इसका CBSE का कौन चेयरपर्सन बना? निधि छिब्बर बनेगी, महिला है इसलिए याद रखो। CBC के बाद में सुरेश एन पटेल CBC केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष कौन बना? के राजा प्रसाद रेड्डी इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। नेक्स्ट है इसके बाद CDS कौन है? डॉक्टर जनरल अनिल चौहान CDS बन चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि 50वें जो CJI मुख्य न्यायाधीश बने भारत के कौन है? न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, ठीक है। नेक्स्ट है कि महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन बना? मृत्युंजय कुमार नारायण, ठीक। और कुछ निधन हो गया, तो निधन तो ऑलरेडी अपन देख चुके हैं, बिरजू महाराज कथक से संबंधित थे, ठीक है, ये सब ऑलरेडी देख चुके हैं अपन, इसको देखेंगे नहीं दोबारा। नारायण देवनाथ कौन था? कार्टूनिस्ट था। लता मंगेशकर जी में खत्म हो गई है। प्रवीण कुमार सोपती, भीम का किरदार राहुल बजाज, बप्पी लहरी, ठीक है। उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। शिव कुमार सुब्रमण्यम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं लगता। बाकी इसमें हरिचंद है, हरिचंद ये भारत के एथलीट थे, ये शायद मिस हो गया था, इस वजह से यहाँ पर आया है तो अपन ने देख लिया। इसके बाद देखिए वरिंदर सिंह ये भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी है, ठीक है, वरिंदर सिंह, ठीक, वरिंदर सिंह अच्छे से देख लो यहाँ पर। इसका नेक्स्ट है, नीचे से देखते हैं अपन। अभिजीत सेन कौन है? भारतीय अर्थशास्त्री थे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित थे, ठीक है, विशेषज्ञ थे अभिजीत सेन। रामचंद्र मांझी का निधन हो गया। लोंडा नाच करते थे, लोंडा नाच क्या होता है आपको पता है? नहीं पता है तो आपने एक एपिसोड देखा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि, ठीक है, तो ये कपिल शर्मा के शो में पंकज त्रिपाठी जी आए थे, तो ये लोंडा नाच करके बता रहे हैं। बिहार में प्रचलित है ये लोंडा नाच। लड़का एक्चुअली लड़की के मतलब साड़ी या फिर दुपट्टा इस टाइप की चीज़ें ओढ़ लेता है, फिर उसको डांस करता है, उसको लौंडा नाच बोला जाता है, ठीक है। राजू श्रीवास्तव तो पता ही आपको, बाकी चीज़ें तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। डेविड सोसोली, ठीक है, ये तो सब देख चुके हैं अपन, ठीक है। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि आपने हमेशा देखा होगा कि भाई भारत की यात्रा पे कौन आए, या फिर बड़ा भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति किस देश की यात्रा पे गए, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। तो अब यहाँ पर ये कैसे याद रखोगे कि जापान के प्रधानमंत्री आए, तो भाई रूस के आए, मॉरिशस, ब्रिटेन, नेपाल, मालदीव, शेख हसीना बांग्लादेश की हो गई, फिर उसके बाद ये इतने लोग आए, तो इसको याद रखने का एक मैप है। मैप कैसे बनाया अपन ने वो देख लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको चीज़ें याद रखने के बाद देखो जापान आपका इधर हो गया, ठीक है। जापान के पहले आप देखो ये चीज़ तो पहले आपको पता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन है, तो पहले जापान का आया, ठीक है। ऐसे अपने को याद रखना है, जापान का आया तो जापान ऊपर राइट साइड में है, नॉर्थ ईस्ट में मान लो, ठीक है। फिर उसका रूस है, रूस ऐसा चल रहा है, अपन ऐसे चल रहा है, तो ये आपको एक मैप तरीके से याद रखना है। रूस का कौन विदेश मंत्री आया, फिर उसका मॉरिशस नीचे हो जाएगा, ठीक है। ओशियन में अपना इंडियन ओशियन के लेफ्ट साइड में बोल लो, अरब सागर बोल लो, ठीक। फिर उसके बाद क्या बचा, ब्रिटेन की बात करोगे तो अपन ब्रिटेन फिर लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, नेपाल तो फिर वापस आना पड़ेगा, ये नेपाल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेपाल के प्रधानमंत्री आए शेर बहादुर देववा। उसका मालदीव, तो मालदीव फिर नीचे आ जाओगे, मालदीव, फिर उसका बांग्लादेश, फिर ऊपर चले जाओगे। तो ऐसा एक मैप याद रख लो दिमाग में, तो फिर आपको याद हो जाएगा, ठीक है। महीना उसी हिसाब से याद रखना पड़ेगा, मार्च, अप्रैल और फिर सितंबर, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो उसको। फिर उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है भाई याद रखने की, ठीक है। इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है। बाकी चीज़ें यहाँ से लगभग कंप्लीट हो जाती है। नेंसी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की थी, तो कब की थी ये पूछा जा सकता है, अगस्त 2022 में। अगस्त 2022 में नेंसी पेलोसी ने अपने ताइवान की यात्रा की थी, ठीक है। और फिर इसका यहाँ पे नेक्स्ट है कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कर दिया गया और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव कर दिया गया, ठीक है। उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट ने किया ये काम, ठीक है। और कुछ सम्मेलन है तो देख लो कि भाई पर्टिकुलर प्लेस का नाम पूछ लेगा। G7 का 48वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, जर्मनी के कहाँ, स्लैश एल्मो में हुआ है G7। पेरिस में फ्रांस में क्या हुआ है, स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस का विवा टेक हुआ है। यूरोप का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस विवा टेक हुआ है। लिस्बन में क्या हुआ है, जो कि पुर्तगाल की राजधानी है। संयुक्त राष्ट्र ओशन कॉन्फ्रेंस हुई है, संयुक्त राष्ट्र ओशन कॉन्फ्रेंस लिस्बन में हुई, ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में क्या हुआ है भाई, ये 12वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई, किसकी, WTO की। कहाँ पर, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। बर्मिंघम इंग्लैंड में क्या हुआ, 22वां कॉमनवेल्थ खेल हुआ। 22 नंबर का कॉमनवेल्थ खेल कहाँ पर हुआ, इंग्लैंड बर्मिंघम में, ठीक है। समरकंद उज्बेकिस्तान में क्या हुआ, उज्बेकिस्तान में ये हुआ है कि भाई ACO का कौन सा सम्मेलन हुआ है, 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, उज्बेकिस्तान में, ठीक है, समरकंद में। बाली है ये, इंडोनेशिया की, बाला नहीं बाली, बाली में G20 शिखर सम्मेलन हुआ। और G20 अभी हाल ही में जो 2023 का इंडिया में चल रहा है, आपको पता है, ठीक है। बहुत सारे शहरों में बहुत बड़े मतलब शेरपा मीटिंग हो रही है, तो बहुत सारी मीटिंग हो रही है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो वो सब पे ध्यान रखना। और इसके बाद एक ही पेज बचता है इसमें, तो ये खेलकूद तो अपन बाद में देखेंगे, एक पेज और बच गया है तो इसको देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये यहाँ पर थोड़ी देर और 5 मिनट की बात है, बने रहो, ठीक है। इज़मुइडेन क्या है, इज़मुइडेन है विश्व के सबसे बड़ी केनाल लॉक है का उद्घाटन नीदरलैंड में हुआ। इज़मुइडेन याद रखना, बस नाम पूछ लेगा इज़मुइडेन क्या है, तो केनाल लॉक है, ठीक है। बस इतने याद रखो, इसके अलावा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि कूबर पेडी क्या है, कूबर पेडी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया का ये क्या आधुनिक पताल लोक है, आधुनिक पताल लोक है कूबर पेडी, ठीक। न्यूजीलैंड के बारे में बात हो रही कि यहाँ पे क्या हो गया, ICC महिला विश्व कप का क्रिकेट का आयोजन हुआ न्यूजीलैंड में, ठीक है। नारा क्या है, नारा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को गोली मारी ना, तो वो शहर कौन सा था, वो नारा शहर था, नारा, ठीक है, याद रखना। सियोल में क्या हुआ, हेलोविन उत्सव हुआ। हेलोविन, इसमें राक्षस बनती है जनता, मतलब है इंसान लेकिन हम बन रहे हैं राक्षस। और ये भगदड़ में काफ़ी लोग मर गए, 153 लोग मरे, ठीक है। इस प्रकार की परंपरा है कुछ देश की। मोरबी 142 वर्ष का पुराना पुल था, गुजरात के मोरबी शहर, मच्छू नदी पर पुल था, टूट गया, काफ़ी लोग मर चुके हैं। ईस्टर्न ब्रिज 6, ये देशों के बीच का युद्ध अभ्यास है, भारतीय सेना और ओमान की रॉयल एयरफोर्स के मध्य युद्ध हुआ। ईस्टर्न ब्रिज 6 6वें नंबर का है, ठीक है। और कहाँ हुआ ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हुआ जोधपुर में, ये चीज़ें भी पूछी जा सकती है, तो जोधपुर में हुआ, ठीक। नेक्स्ट है, इसके बाद क्या बोल रहा है, नेक्स्ट है कि ऑपरेशन गंगा क्या है, तो आपको पता है कि यूक्रेन में जो भारतीय फंस गए थे, रूस यूक्रेन में युद्ध हुआ, तो उसके बाद वहाँ से लोगों को लेकर के आए, तो उसको ऑपरेशन गंगा बोलते हैं। मिलान 2022 ये युद्ध अभ्यास कहाँ पर हुआ, विशाखापट्टनम में हुआ। वाइजिक बोलते हैं जिसको 11वां संस्करण था, किसके किसके बीच में होता है ये तो पता ही होगा आपको। और थीम क्या है देख लो कि सौहार्द, एकजुटता और सहयोग इसका थीम है, ठीक है। मिलन एक्सरसाइज बहुपक्षीय अभ्यास होता है, बहुत सारे देश इसमें शामिल होता है, ठीक है, एक दो देश का नहीं है ये। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान चालू है, फरवरी 2022 में ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए घर घर वितरण अभियान है, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका, सुनिश्चित करना है कि सभी किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत अपनी नीतियों, भूमि अभिलेख, दावे की प्रक्रिया और शिकायत निवारण के बारे में सभी जानकारी से अवगत हो, ये इसका काम है। कोबरा वॉरियर किसके बीच हुआ, ये हुआ ब्रिटेन और इंडिया के मध्य। कहाँ हुआ, वेडिंगटन में, ठीक है। रद्द कर दिया इसको, ये बोला जा रहा है, रद्द कर दिया, ठीक है, रद्द कर दिया कोबरा वॉरियर। नेक्स्ट है कि समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX किसके किसके मध्य हुआ 2022 का, ये हुआ भारत और फ्रांस के मध्य, भारत और फ्रांस के मध्य हुआ। INS तर्कस शामिल हुआ, फ्रांसीसी फ्लीट टेकर, ये तो ठीक है, फ्रांसीसी नहीं पूछेगा, इंडिया का पूछेगा, अगर पूछेगा तो। सी गार्जियन 2 क्या है, ये संघाई का निकट एक सैन्य बंदरगाह वुसोंग पर ये एक्सरसाइज हुई, सी गार्जियन 2, ठीक है।
चीन और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ है, अभ्यास हुआ है, सी गार्जियन 2 चीन और पाकिस्तान के मध्य पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। रिम्पेक पर्ल हार्बर में अमेरिकी सेना का युद्ध अभ्यास है जिसमें भारत शामिल हुआ है, ठीक है। और भारत की तरफ से INS सतपुड़ा शामिल हुआ है। थीम क्या है? केपेबल एडाप्टिव पार्टनर, ठीक है। ये बस याद रख लो। और आगे की यहाँ पे कुछ चीज़ें, शेरपा कामी रीता जो 26वीं 26, ठीक है। तो ये जानबूझ के बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। शेरपा कामी रीता 26वीं बार माउंट एवरेस्ट चढ़े। महिलाओं में कौन है? 10 बार लहासा शेरपा, ठीक है। लाकपा शेरपा, तो ये लड़की हैं, इनकी नाम तो याद होगा नहीं, लेकिन 10 बार चढ़ी है, इतना रखना। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय दंपति मतलब पति पत्नी दोनों चढ़ गए। कौन है भाई? एक डॉक्टर है और उनकी वाइफ है, दोनों डॉक्टर है। हेमंत ललित और पत्नी है डॉक्टर सुब्रही बेन, तो नेपाली लगते हैं लेकिन है अहमदाबाद के, ठीक है। मेडिकल हेमंत, दो पति पत्नी लोग हैं। तो आप लोग भी कभी ऐसा बनाएंगे प्लान कि दोस्त भाई बहन कहीं माउंट एवरेस्ट चढ़े, तो आपका भी नाम आ जाएगा यहाँ पर। तिरंगा झंडा लेके जाना लेकिन, है ना, और बिना ट्रेनिंग के मत चले जाना। लेकिन पहले चढ़ के देखो कोई अच्छे से, जैसे कि अपना आसपास में जो भी 3000, 4000, 5000 की ऊंचाई के ऊपर कोई अगर मंदिर है, देवी स्थल है, शक्तिपीठ है, तो वहाँ चढ़ के देखो सीढ़ी से। क्या चढ़ पाते हो? क्या चढ़ पाओगे तो फिर एवरेस्ट के बारे में सोचना, नहीं तो हवाई में मत रह जाना। जा रहे हो नहीं तो वापस नहीं आ पा रहे। विलेज ऑफ एक्सीलेंस क्या है? 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने 12 राज्यों में लगभग 150 गाँव को उत्कृष्ट गाँव में बदलने की घोषणा की है। तो विलेज ऑफ एक्सीलेंस का मतलब क्या हुआ? जो गांव है उनको एक्सीलेंस गांव में बदल दिया जाएगा। वो कितने? 150 है। कब शुरू की? 28 जनवरी 2022 को, ठीक है। और इसमें कौन हेल्प कर रहा है? इसमें इजरायली गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, ठीक है। और इसका श्रेष्ठ पृष्ठ 2010 पे है, तो उसको देख लेते हैं। खेलकूद अपन कल की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो पेज नंबर 205 का जो बचा हुआ था, फ्रंटियर, यहाँ पे सुपर कंप्यूटर है जो कि अब दुनिया का सबसे फास्टेस्ट बन गया। पहले फुगाकू था जापान का, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, ठीक है। फिर भी एक बार रिपीट कर दिया ताकि आपको याद रहे। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को एक समान दर्जा है, ये केंद्र सरकार ने हलफनामे में बताया कि भाई दोनों को समान सम्मान देना चाहिए। और इसके संबंध में हाईकोर्ट को ये बोला है कि आपको इस संबंध में कुछ अपील की गई थी अपने केंद्र सरकार के द्वारा कि आपको ऐसा निर्देश दे देना चाहिए कि दोनों को सम्मान दिए जाना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय गान को तो सम्मान देते लेकिन राष्ट्रीय गीत को नहीं देते। तो बाकायदा आपको सम्मान देना चाहिए। आपकी स्वतंत्रता में इन गीतों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, ठीक है। आप में जो राष्ट्रभक्ति की भावना है और जो आपको स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, ऐसी हवाबाजी में नहीं हुई है। बहुत लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, तो आप उनकी भावना को तो आहत मत कीजिए। वर्तमान में आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि जो देश आज़ाद हुआ है कितने लोगों ने अपनी शहादत दी है, थोड़ा सोचिए उस संबंध में। इमनाती क्या है? इमनाती मेडागास्कर में चक्रवाती तूफान हुआ है। मेडागास्कर में चक्रवाती तूफान आया, उसका नाम क्या है? इमनाती। और बत्सीराई कहाँ पर तूफान आया चक्रवाती? ये हो जाएगा मेडागास्कर। दोनों मेडागास्कर में है, बत्सीराई और इमनाती, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। काफ़ी बड़ा हो गया लेकिन अच्छा है, आप ही लोग के लिए बनाया गया है। खेलकूद वाला कार्यक्रम कल देखेंगे और ये भी 4-5 पेज का है, तो लगभग मान लीजिए 15-20 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। लेकिन आपका 2022 का पूरा करंट अफेयर यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए स्कोर करना है अगर अच्छा खासा, तो फिर इस टाइप की मेहनत तो करनी पड़ती है, लग के देखना पड़ता है। लग के नहीं देख रहे हो तो आधा तो देख लो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना दोस्तों के साथ, ठीक है। प्रॉमिस करना है आप लोग को, अच्छे से लाइक और शेयर कीजिए। आप लोग करते नहीं, कंजूसी करते हो बहुत। फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। धन्यवाद।